सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मधुर भाषण। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक के द्वारा मधुर भाषण यानी कि मीठा बोलने पर प्रकाश डाला गया कि हमें क्यों मीठा बोलना चाहिए, मीठे बोलने से क्या क्या लाभ होते हैं। पाठ को पढ़ते हैं और ये सभी बातें जानते हैं। पाठ 11 मधुर भाषण। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में बाबू गुलाब राय का महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अनेक रूपों में हिंदी भाषा की सेवा की है। आपने बहुत से हिंदी लेखकों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देकर साहित्यकार बनाया। इस निबंध में आपने मधुर भाषण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है और बताया है कि मधुर भाषण हमारे लिए सफलता के द्वार खोल देता है। बच्चों, जो ये पाठ है ना, मधुर भाषण, ये एक निबंध के रूप में है और इसको लिखा है गुलाब राय जी ने। तो वो आधुनिक हिंदी गद्य के एक महान लेखक हैं। उन्होंने इस प्रकार से साहित्य की सेवा की कि उनके मतलब संरक्षण में जो भी लेखक आए, उन्होंने उनसे प्रेरणा पाकर बहुत अच्छे अच्छे लेखों को लिखा है। तो यहाँ पर उन्होंने मधुर भाषण के बारे में बताया है कि किस प्रकार से अगर हम मीठा बोलते हैं तो हमारी सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। पाठ को पढ़ते हैं। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहां के तहां बने हुए हैं। तो बच्चों, भाषा मनुष्य का अधिकार है, मतलब भाषा के द्वारा मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त किया है। जैसे जैसे दुनिया में भाषा का विकास हुआ, मानव प्रगति करता चला गया, लेकिन जानवरों में भाषा का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण वो जैसे पहले थे वैसे ही अब है। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य शारीरिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। क्या कह रहे कि मानव समाज में भाषा का विकास हुआ, जबकि अन्य पशु पक्षियों का जो समाज है तो उनमें भाषा का विकास नहीं हुआ। इस कारण मनुष्य ने ज्यादा उन्नति की है, सफलता को प्राप्त किया है। मनुष्य में जानवरों की तुलना में बल तो कम होता है, जो शारीरिक बल कम होता है, लेकिन उसकी बुद्धि तेज होती है, उसका भाषा पर अधिकार होता है, जिसके कारण वो अधिक बलवान शक्तिशाली बनता जा रहा है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इनको अपने वश में कर लिया है। यह भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हुआ है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभवों की रक्षा होती है। तो ये भाषा के सहयोग से हुआ है, सहकारिता मतलब सहयोग से हुआ है, क्योंकि भाषा ही हमारे ज्ञान को और अनुभव को क्या करती है? उनकी रक्षा करती है। मतलब जो भी हमने ज्ञान है, भाषा के द्वारा हम उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, भाषा के द्वारा उसको दूसरों को भी दे सकते हैं, और जो भी हमारे अनुभव है हम दूसरों को बांट सकते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, यानी कि बोलकर या फिर लिखकर। भाषा द्वारा हमारी सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहता है, तो वो सामाजिक कार्यों को भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। सामाजिकता, जो लोगों से उसका जो मेल जोल बढ़ता है, वो भाषा के माध्यम से ही बनता है। अगर भाषा का वो सही से उपयोग नहीं करेगा, उसको मतलब बुरी भाषा बोलेगा, तो जो उसकी जो सामाजिकता है, जो लोगों से उसका जो सहयोग है, मेल जोल है, वो सब समाप्त हो सकता है। एक मधुर शब्द दो रूठे हुए दिलों को मिला देता है और एक कटु शब्द दो व्यक्तियों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। कि अगर हम मधुर वाणी बोलते हैं तो मधुर शब्दों के द्वारा क्या होता है? दो लोग आपस में गुस्सा है, नाराज है, लेकिन वो अगर मधुर बोलेंगे तो आपस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर कड़वा बोलते हैं तो दो व्यक्तियों के मन में मन मुटाव पैदा हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है कड़वे शब्दों के द्वारा। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? अब हमारे सामने क्या प्रश्न है, क्या सवाल खड़ा हुआ है? जो मधुर यानी कि मीठा, मिष्ट, दोनों का मतलब मीठा ही है कि वो भाषण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम मीठा बोल सकते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनुनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का विशेष गुण है। तो बच्चों, जो हमारे मन को अच्छी लगती है, हमारे मन के अनुसार है, हमारे मन को द्रवित यानी कि पिघला सकती है, मतलब किसी की भी बातों पर हमारा मन उसके ऊपर आ जाता है, तो यही बात मधुर कहलाती है, मीठी कहलाती है। और माधुर्य को तो भाषा का विशेष गुण माना गया है कि भाषा में माधुर्य होना आवश्यक है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है
तभी तो तुलसीदास ने कहा है। तो अगर हम मीठे वचन बोलते हैं तो हम किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं, मतलब हृदय के जो द्वार बंद है वो खुल जाते। चाबी है, कुंजी मतलब चाबी है उसके हृदय के द्वार, किसी के भी हृदय के अंदर पहुंचने की चाबी है। और वचनों का इतना आकर्षण होता है, मतलब वचन जो हमारी बोली है, जो हमारी बातें हैं, वो ऐसे खींचते हैं दूसरों को हमारी तरफ, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, ऐसे ही हमारी बातें दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण से और चुंबक भी जैसे चीजों को खींचती है, लोहे की चीजों को अपनी ओर खींचती है, उससे भी ज्यादा बढ़कर होती है वाणी की का जो आकर्षण होता है। तभी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, कोयल काको देत है, कुआ कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। क्या कह रहे तुलसीदास जी, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। क्या कह रहे तुलसीदास जी, बस मीठे वचनों के कारण, मधुर वाणी के कारण ही कोयल सबको अपना बना लेती है और कोई को सब अपने से दूर भगा देते हैं। केवल वचनों का ही तो प्रभाव है, मधुर वाणी का ही तो प्रभाव है। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कह सकते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। मतलब एक तो बात होती है कि हम ऐसी वाणी में बोले कि कानों को भी चुभे, कानों को भी कड़वा लगे, और वही बात हम मीठे शब्दों में भी कह सकते हैं। बाण भट्ट जब मरने वाला था तब यह प्रश्न उठा कि उसकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं हमारी संस्कृत भाषा के, जिनका नाम था बाण भट्ट। ठीक है, जब वो मरने लगे तो उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी है कादम्बरी, कि वो कौन पूरी करेगा। तो उन्हें लगा कि मेरा मृत्यु अब निकट आ रही है, तो कैसे, वो अपने लड़कों को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि सामने सूखा सा पेड़ खड़ा होता है उसके बारे में पूछते हैं कि अगर तुम्हें भाषा में इसके बारे में कुछ बताना हो तो आप कैसे बताओगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्को वृक्ष त्यग्रे। छोटे लड़के ने कहा, नीरस तरुही विलसती पूरतः। तो बड़ा लड़का क्या कहता है, जब उन्होंने अपने दोनों बच्चों से पूछा कि इसके बारे में बताओ, सूखे पेड़ के बारे में, तो बड़े लड़के ने क्या कहा, सूखा पेड़ सामने खड़ा है, शुष्को वृक्ष तिष्ठ त्यग्रे। जबकि छोटे लड़के ने कहा कि सामने रसहीन वृक्ष शोभायमान है। मतलब रसहीन, मतलब उसने भाषा को मधुर बना दिया। बात एक ही थी, कहने में अंतर था। बाण भट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा, लेकिन दोनों ने एक ही बात कही थी, लेकिन बात जो कहने में जो मधुरता थी वो छोटे लड़के की बात में थी। इसलिए वो छोटे लड़के से कहते कि तुम्हें ही मेरी पुस्तक पूरी करनी है। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। किसी भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। तो ये तो साहित्य में हम किस प्रकार से जोड़ तोड़ करते हैं, संयोजन बिठाते हैं, वो है। लेकिन साधारण बोलचाल में भी अगर हम कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं और या फिर मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अंतर आ जाता है। भाषा को प्रभावशाली बनाना, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना ही साहित्य कहलाता है। तो अगर मनुष्य अपनी बातों के द्वारा किसी की गलत फहमी दूर कर दे, किसी रूठे हुए अपने मित्र को, सखा को, रिश्तेदार को मना ले, तो वो सच्चा साहित्यिक कहलाता है। मतलब उसने अपनी बातों के द्वारा उसको मना लिया। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक, चाल और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विश्व भरे कनक घरों की संसार में कमी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अच्छे से वार्तालाप कर पाते, बातचीत कर पाते हैं, अगर हम हमारे बातचीत में शिष्टता होती है, मतलब अच्छा आचरण रहता है, तो हम आदर का पात्र बनते हैं। भाजन मतलब पात्र बनते हैं और समाज में हमें सफलता मिलती चली जाती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें काफी हद तक उसके कपड़ों का, उसकी चाल ढाल का, मतलब का भी भाग रहता है। लेकिन ऐसे लोग नहीं है जो कि विष भर दे, मतलब उनकी जो बातें होती है विष भरी होती है, मतलब अच्छी बोली नहीं बोलते, कटुवाणी बोलते हैं। तो यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक वह स्थायी नहीं होता। कि मतलब एक तरीके से लेखक का अभिप्राय है कि अगर हम बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं,
ठीक है, बहुत अच्छे कपड़े हैं, हमारी चाल ढाल अच्छी है, लेकिन जब हम बोलें और मधुर ना हो तो उसका प्रभाव, कपड़ों का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन बातचीत का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, उसका प्रभाव हमेशा स्थायी होता है। मधुर भाषा के लिए कथनी और करनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि अगर मधुर भाषा बोल रहे हैं तो हमारी कथनी और करनी में सामंजस्य होनी चाहिए, मतलब दोनों में आपस में सहयोग हो। ये नहीं कि हम बोले तो बहुत मीठा मीठा लेकिन हमारे कार्य वैसे ना हो, क्योंकि लेकिन अगर हम किसी को अपना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमें मधुर ही बोलना पड़ता है। कर्म वचन की पहली सीढ़ी, यानी कि हमें कर्म भी अच्छे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले, लेकिन क्या है, पहले हमें किसी को अपने विश्वास में लेना होता है, तभी तो हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं। तो मधुर वचन विश्वास उत्पन्न कर, कि जो हमारी मीठी वाणी है, किसी को भी हम अपने भरोसे में ले सकते हैं और उसके मन में हमारे लिए जो भय होता है, डर होता है, उसको समाप्त कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। अगर हम कड़वे वचन बोलते हैं, मतलब बुरी तरीके से बोलते हैं किसी से, तो हमारे सामने कोई अपनी बात मन की रख ही नहीं पाता, कोई हमारे सामने मन खोलकर अपने विचारों को रख ही नहीं पाता। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और यह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता। भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। तो अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज में क्या है, अगर हम सामाजिक व्यवहार कर रहे हैं तो विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक। तो विचारों का आदान प्रदान तो तभी होगा जब हम मधुर बोलेंगे, आपस में हमारा मिलजुल होगा और लोग भी बिना डरे अपनी बातों को हमारे सामने रख पाएंगे। तो भाषा की सार्थकता किस बात में होती है कि वह दूसरों पर यथेष्ट यानी कि उचित प्रभाव डाल सके, तभी वह भाषा है। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। कह रहे कि जब बुरी बातें, बुरे वचन, जो हम बुरी वाणी बोलते हैं जिसके कारण लोग नाराज हो जाते हैं, तो अगर हम मीठा बोलते हैं तो हम लोगों को अपना बना सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, क्योंकि जो शब्दों का बच्चे जादू होता है ना, बहुत कमाल का होता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हो, तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। तो ये लेखक क्या कह रहे हैं कि मधुर वचन के साथ साथ उनके अंदर आदर्शता का भाव भी हो, कि हम सच्चे वचन को ही बोले, मधु मीठे भी हो, साथ ही साथ उनमें सत्यता भी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो आगे चलकर बेकार ही साबित हो जाए। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य बन जाता है। अगर हमारे हृदय में किसी के लिए प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम मधुर वचन बोल ही नहीं पाएंगे उसके लिए, ऐसा कह रहे हैं कवि। क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं उसी के अनुसार हमारे कार्य होते हैं, तभी दूसरा मनुष्य हमारी ओर खिंचता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म होते हैं, किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का लाभ नहीं उठाना चाहते। मानो ही महताम धनम, अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता। मान का पान भी बहुत होता है। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का असली जो परिचायक, मतलब उसके बारे में जो असलियता बताता है, उसकी सत्यता को बताता है, वो उसके कर्म ही होते हैं, जो वो काम करता है। लेकिन उसके जो काम होते हैं बिना मीठे वचनों के, उसका जो अच्छा व्यवहार है वो प्रदर्शित नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की सहायता का लोग लाभ नहीं लेना चाहते। कि मान लो किसी को तुम दान दे रहे हो लेकिन कड़वे वचन बोलो कि ले, ऐसे करके बोल रहे हो, तो वो, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं उनके अंदर मान भी होना चाहिए, दूसरों को मान देने की आदत भी हो, क्योंकि मान ही उन्हें बड़ा बनाता है, मान ही बड़े व्यक्तियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के, बिना सम्मान के किसी को अगर दान भी करते हैं तो लोग उसका दान लेना नहीं चाहते, क्योंकि कहाँ गया है, मान का पान भी होता है। मतलब अगर आप आदर से किसी को केवल पान ही खिला दे तो उसका भी बहुत मूल्य होता है। रहीम दास जी ने भी कहा है, रहीम ने कहा है, क्या कहा है रहीम ने, रहीमन मोही ने सुहाए अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरीबो भलो। तो क्या कह रहे रहीमदास जी ने कहा है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई अगर मुझे अमृत भी पिला देता है बिना आदर के, बिना सम्मान के,
और अगर कोई मुझे जहर भी देता है लेकिन प्रेम के साथ बुलाकर जहर देता है तो मुझे मरना ही अच्छा लगता है। ऐसा कहा है रहीमदास जी ने। मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जाते हैं। मिष्ट भाषण यानी कि जब हम मधुर भाषण देते हैं तो जो समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति है उसका ये बहुत जरूरी गुण है। और ये गुण तो समाज सेवकों को मतलब जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी के पास ये गुण ना हो, तो शिक्षा के द्वारा भी ऐसे अच्छे गुणों का अभ्यास किया जा सकता है, अच्छे संस्कारों को बनाया जा सकता है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। लेखक क्या कह रहे हैं कि मन, वर्ण, वाणी और कर्म, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, तभी मनुष्य को एक अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। लेकिन वचनों का तो ज्यादा ही महत्व है, क्योंकि अगर हमने कड़वे वचन बोल दिए, हमने बहुत कुछ किया है लेकिन हम कड़वे वचन बोल दें तो जो भी हमने किया है वो सब पानी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, पानी फिर जाता है उस पर। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की दो लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर दूध देने वाली गाय है वो दो लातें भी मार दे तो हम मतलब सह लेते हैं। अगर कोई हमारे साथ मतलब हमारे लिए बहुत कोई कुछ कर रहा है, अगर वो हमें कोई वो बातें सुना दे तो हम सह लेंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं होता कि हम हमारे स्वाभिमान का ही कोई हनन कर दे, मतलब उसको ही नुकसान पहुंचा दे, तो उसका उपकार भी कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल परंपरा तथा मर्यादा का परिचय मिलता है। तो अगर हम वाणी तो मीठी रखें, मतलब बोली अपनी मीठी करें, लेकिन अगर मधुर व्यवहार ना करें, विनयपूर्ण व्यवहार ना करें, मतलब सबके साथ नरमता ना रखें, तो फिर उनका मतलब शिष्टाचार नहीं होता। अगर इन दोनों में सामंजस्य है तो ये शिष्टाचार है, मतलब आपका आचरण अच्छा है। कई बार क्या कहते हैं लोग कि शिष्टाचार कोई कर रहा है, मतलब अच्छे से व्यवहार कर रहा है, कह रहे दिखावा कर रहा है, लेकिन ये दिखावा नहीं होता, ये होता है सज्जन, जैसे अच्छे लोग भले लोग व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं शिष्टाचार। मधुर भाषण, अगर मतलब मीठी वाणी बोल रहे हैं तो इसका भी महत्व है, क्योंकि मतलब इन दोनों चीजों के द्वारा यानी कि शिष्टाचार के द्वारा, मधुर भाषण के द्वारा ही जो लोगों ने पढ़ाई की है, शिक्षा दीक्षा उन्होंने हासिल की है, उनके जो कुल की परंपरा चली आ रही है, उनकी जो मर्यादा है, जो इज्जत है, इस सभी की रक्षा होती है और पता चलता है कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे कुल में इन्होंने जन्म लिया है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपने से बड़ों को आप कहना, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है आदि वाक्य अधिक वांछनीय माने जाते हैं। तो शिष्टाचार दोनों तरीके से होता है कि हम वाणी के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा भी शिष्टाचार कर सकते हैं, अच्छा आचरण कर सकते हैं, और व्यवहार के द्वारा भी कर सकते हैं। शिष्टाचार में हम बड़ों को आप कहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं, और फिर या हम कहें कि आप क्या कहते हैं की जगह आपकी क्या आज्ञा है, तो ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा योग्य माना जाता है। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों की स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। तो अगर हम किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो कृपया कहें, और काम हो जाने के बाद हम उसे क्या कहें, धन्यवाद कहें। यही शिष्टता होती है, शिष्टाचार होता है। और अगर कोई हमसे मतलब हैसियत में कम है, ठीक है, हमसे छोटा है, तो हम उसे हमें कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। हम हमेशा यही कोशिश करें कि उसका भी स्वाभिमान है, उसकी भी हमें रक्षा करनी है। यही सज्जनता कहलाती है, ये अच्छे लोगों का पहला काम होता है। तो जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए, और ऐसे शब्द भी नहीं कहने चाहिए जिनसे यह प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है, या उस काम के करने से दूसरों के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई चीज दे दे और दे तो पूर्ण उदारता
और प्रसन्नता के साथ दे। कम से कम जहां क्रिया में उदारता हो वहां वचन दरिद्रता नहीं आने देना चाहिए। तो अगर हमें कोई काम भी मिलता है तो हमें उसे हमेशा प्रसन्नता से यानी कि खुशी के साथ करना चाहिए, और करने के बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि ऐसा लगे कि हम बिना खुशी के से इस काम को कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर कोई हमसे कोई चीज भी मांगता है तो अगर हम उसे दे रहे हैं, देना पड़ रहा है भी हमें, तो उदारता हो हमारे अंदर, प्रसन्नता होनी चाहिए। अब ये ना हो कि हमने उसे दे तो दी और हम वचनों से ऐसे दिखा रहे हैं कि वचन में दरिद्रता है, मतलब कि अच्छे शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं हम उसमें। यदि इनकार करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। और अगर हम उसे कोई वस्तु कोई मांगता है और हम उसे नहीं देना चाहते या फिर हमें इनकार करना पड़ रहा है, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस चीज पर हमारा अधिकार है इसलिए हम नहीं दे रहे, हमें उस मतलब हम घमंड कर रहे हैं, ऐसा ना हो। अगर हमें मना करना पड़ रहा है तो हमें होना चाहिए कि हम मजबूरी के कारण मना कर रहे हैं, ठीक है। और मजबूरी हमारी सैद्धांतिक भी हो सकती है कि हम किसी को अपनी चीज नहीं देते, या फिर आर्थिक भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्राय लोग अशिष्टता से कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हें तुम्हारे कोई देने आता है, घर वालों को तो जुड़ता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। मतलब अगर कोई मान लो हम मतलब शिष्टता से अच्छे से भी मना कर सकते हैं किसी चीज के लिए, ये नहीं कि हम बदतमीजी के साथ किसी को मना करें, कह दे नहीं है यहाँ कहाँ से आई, तुम ये लेने आ गए, तुम्हारे कोई देने आया था यहाँ पर, और अपने घर वालों के लिए तो हमारा होता नहीं, तुम्हें कहाँ से दे, तो ये गलत लगेगा। इनकार करने में जो बातें कहीं जाए उनमें परायेपन का अभाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। तो मतलब ऐसा ना दिखाएं हम दूसरों को कि हम उसे गलत तरीके से मना कर रहे हैं कि वो हमारा अपना नहीं है इसलिए हम ऐसे कह रहे हैं। अगर हम मना कर रहे हैं तो उसमें दुख होना चाहिए, ठीक है, यही शिष्टाचार होता है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ रहा है, आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया, मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सकता। मतलब अगर हमारे पास वो चीज नहीं है या हम नहीं दे सकते तो कहना चाहिए कि मुझे दुख है, मुझे आपको मना करना पड़ा है, आपने यहाँ आने का कष्ट भी किया लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर पाया। वार्तालाप में हमको व्यापारिक और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत में अशिष्ट नहीं होना चाहिए किंतु वह नपीतुली हो सकती है। मतलब अगर हम व्यापार के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं और आपस में जो पर्सनल बातचीत होती है, मतलब घर परिवार में जो बातचीत होती है, उनमें अंतर होता है। अंतर रखना भी चाहिए कि अगर हम व्यापारिक बातचीत करें तो उसमें भी गलत तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें और बहुत कम बातचीत करें, नपीतुली। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरे तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। लेकिन अगर हम आपस में मतलब मित्रों से रिश्तेदारों से बात करें तो हमारे में बातचीत में अपनापन हो, और अगर हमें कोई बात उन्हें समझानी है, हमें थोड़ी सी परेशानी भी हो रही हो, तो हमें अच्छे से समझाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। कुछ लोग होते हैं कि हर किसी से अपने संबंध बना लेते हैं, निजी संबंध की तरह बातचीत करते हैं और फिर वो उसे पूरा नहीं कर पाते, ये भी गलत है। अगर आप किसी से बात मतलब निजी संबंध जैसी बातें करते हो तो उसको पूरा भी करो। तो बच्चों, हमने जाना कि मधुर भाषण क्या होता है, शिष्टता क्या होती है। आशा करती हूँ पाठ समझ आ गया होगा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। उत्तरोत्तर क्रमशः लगातार न्यूनतम सबल बलवान पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। वैमनस्य मन मुटाव मनुनुकूल मन के अनुकूल द्रवित पिघला हुआ पसीजा हुआ। कुंजी चाबी गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति जिसके द्वारा कोई पिंड को अपनी ओर खींचता है। कर्णकटु जो कानों को कड़वे लगे। कादम्बरी संस्कृत भाषा के कवि बाण भट्ट द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ। अगला है शुष्को वृक्षतिष्ठ त्यग्रे सामने सूखा पेड़ खड़ा है। नीरस तरुरही विलसती पुरता रसहीन पेड़ सामने शोभायमान है। संयोजन जोड़ना मिलना व्यवस्था करना। भाजन पात्र परिमार्जन सफाया। यथेष्ट मनचाहा टकसाली। आदर्श मुलम्मे सोने चांदी। मिष्ट मीठा सामंजस्य मेल। हनन करना मार डालना। सज्जनोचित भले मनुष्य के योग्य।
वांछनीय, अभ्यस्त, उचित, परिचायक, परिचय करने वाला। वचन दरिद्रता, अच्छे शब्द के प्रयोग में कंजूसी। आत्मीयता, अपनापन। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मनुष्य किसके कारण उन्नति कर सका है? भाषा, भाषण, व्याकरण, सभी गलत। तो भाषा के कारण उन्नति कर सका है, सफलता प्राप्त कर सका है। 2 रूठे लोगों को कौन मिला देता है? कटु शब्द, मधुर शब्द। दोनों सही, दोनों गलत। तो मधुर शब्द मिला देते हैं लोगों को। बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी किसने पूरी की थी? भाई ने, बड़े पुत्र ने, छोटे पुत्र ने, पुत्री ने। तो छोटे पुत्र ने पूरी की थी। मनुष्य का समाज पर कौन प्रभाव डालता है? पोशाक, चाल ढाल। दोनों सही, दोनों गलत। तो दोनों डालते, चाल ढाल भी और पोशाक भी, दोनों सही। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक होते हैं उसके नाम, जाति, धर्म, कर्म। तो कर्म होते हैं। अगला है, बातचीत में हमें कैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए? तो यहाँ पर बच्चों जो विकल्प दिए हैं उनको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पर है व्यापारिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक। तो यहाँ पर हम धार्मिक को कट करके यहाँ पे लिख देंगे अशिष्ट, अशिष्ट और या फिर कटु। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, बातचीत में हमें कैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए? व्यापारिक, आर्थिक, अशिष्ट, कटु, सामाजिक। तो हमें अशिष्ट भाषा और कटु भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जो कि कड़वी लगे किसी को। बच्चों अब अगला प्रश्न करते हैं, रिक्त स्थान भरिए। भाषा द्वारा हमारी, यहाँ लिखेंगे सामाजिकता कायम है। किसी भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही क्या होता है? साहित्य, साहित्य है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त है। बिना मान के दान भी स्वीकार नहीं होता। अगर कोई बिना सम्मान के दान देता है तो वो भी कोई स्वीकार नहीं करता। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें मीठा बोलना चाहिए और मीठे वचनों का, मधुर भाषण का कितना महत्व है हमारे जीवन में। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप भी मीठा बोलने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।